国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत उपन्यास खोखला पहाड़ और पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। शी जिनपिंग का लेख चीन के वर्तमान आर्थिक कार्यों के प्रमुख लक्ष्य प्रकाशित होगा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से की मुलाकात और स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का 5वां रिहर्सल आयोजित। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव शी जिनपिंग का देश के वर्तमान आर्थिक कार्यों के प्रमुख लक्ष्यों पर एक लेख 16 फरवरी सोमवार को प्रकाशित होगा। यह शी जिनपिंग द्वारा 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन में दिए गए भाषण का एक अंश है। चीन के राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी जिनपिंग का यह लेख सीपीसी केंद्रीय समिति की प्रमुख पत्रिका च्यूशी जनरल के इस साल के चौथे अंक में प्रकाशित होगा। लेख में कहा गया है कि 2026 में आर्थिक कार्यों में कई काम करने हैं। हमें मुख्य बिंदुओं को समझना होगा और आवश्यक बातों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। घरेलू मांग को प्राथमिकता देने के सिद्धांत का पालन करते हुए एक मजबूत घरेलू बाजार का निर्माण करना आवश्यक है। उपभोग को बढ़ावा देने और निवेश का विस्तार करने के लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए और अपने देश के विशाल बाजार लाभ का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। लेख में उपभोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाने, शहरी और ग्रामीण निवासियों की आय बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करने, उच्च गुणवत्ता वाले सामान और सेवाओं की आपूर्ति का विस्तार करने और संस्कृति व पर्यटन जैसे सेवा उपभोग की क्षमता को उजागर करने पर प्रकाश डाला गया। उधर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने शनिवार को म्यूनिख में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से चांसलर मर्ज को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि चीन जर्मनी और यूरोप द्वारा रणनीतिक स्वायत्तता और आत्म सशक्तिकरण की आकांक्षा का समर्थन करता है। वांग यी ने जोर देकर कहा कि चीन के सभी अंतर्राष्ट्रीय कदम संयुक्त राष्ट्र केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हैं। वैश्विक शासन सुधार के लिए चीन का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र को पुनर्जीवित करना और अधिक न्याय संगत वैश्विक शासन व्यवस्था बनाना है। मुलाकात में चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने वांग यी से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देने का अनुरोध किया और कहा कि चीन की विकास उपलब्धियां विश्व प्रसिद्ध हैं और वह एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के तौर पर उभरा है जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने शनिवार को जर्मनी के म्यूनिख में कहा कि चीन अमेरिका संबंधों में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान विश्व में चीन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने यह टिप्पणी की। विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि दुनिया की दो प्रमुख शक्तियों के तौर पर चीन और अमेरिका का सह अस्तित्व अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की मूल दिशा तय करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीन ने हमेशा अपने अमेरिका रिश्तों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा है और दोनों देशों के लोगों और विश्व के प्रति महान जिम्मेदारी के साथ इसे संभाला है। वांग यी ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दशकों के चीन अमेरिका रिश्तों के अनुभवों का सारांश करते हुए यह गंभीर प्रस्ताव पेश किया है कि दोनों देशों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत का पालन करना चाहिए और आपसी लाभ वाले सहयोग को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन इसी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन यह अमेरिका के रवैये पर भी निर्भर करता है। उधर चाइना मीडिया ग्रुप यानी CMG के साल 2026 स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का 5वां रिहर्सल 14 फरवरी को आयोजित हुआ। नवाचार कार्यक्रम, गायन, नृत्य, कलाबाजी, ओपेरा, मार्शल आर्ट्स, नाटक और जादू आदि कार्यक्रम दिखाए गए। मुख्य स्थल और 4 शाखा स्थल अच्छे से जुड़े। इस तरह स्प्रिंग फेस्टिवल गाला पूरी तरह तैयार हो चुका है। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में प्रसिद्ध चीनी गायकों के गायन के साथ अमेरिका के जॉन लीजेंड और फ्रांस की
हेलेन रोलेस आदि विदेशी गायक भी लोकप्रिय गाने गाएंगे। नाटक कार्यक्रमों में रोबोट और मोबाइल फोन आदि के बारे में परिजनों के बीच हुई दिल को छू लेने वाली और मजेदार कहानियां सुनाई जाएंगी। जादू के कार्यक्रम में दर्शक भी शामिल होंगे। वहीं मेहनती आम कार्यकर्ता स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में अपना आत्मविश्वास दिखाएंगे। विश्व कौशल प्रतियोगिता के विजेता गाने गाएंगे। इसके साथ ही VR चश्मा, पेइतो नेविगेशन और ड्रोन आदि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तत्व भी गायन और नृत्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उधर चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहित 5 विभागों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार चाय उद्योग की गुणवत्ता में सुधार और उन्नयन पर मार्गदर्शक विचार 2026-2030 14 फरवरी को जारी किया गया। इस दस्तावेज में प्रस्ताव दिया गया है कि 2030 तक संपूर्ण चाय उद्योग श्रृंखला 15 खरब युआन के आकार तक पहुंच जाएंगे। इसके विकास की गुणवत्ता और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होगा। सालाना आय 2 करोड़ युआन से अधिक वाले परिष्कृत चाय प्रसंस्करण उद्यमों की परिचालन आय 2 खरब युआन से ज्यादा होगी और एक मजबूत, हरित, बुद्धिमान और विश्व स्तरीय चाय उद्योग प्रणाली की मूलभूत तौर पर स्थापना की जाएगी। चाय उद्योग चीन का एक पारंपरिक, लाभकारी उद्योग और ऐतिहासिक रूप से प्रतिष्ठित उद्योग माना जाता है। यह चीनी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। साल 2025 तक चीन में सालाना आय 2 करोड़ युआन से अधिक वाले परिष्कृत चाय प्रसंस्करण उद्यमों की परिचालन आय 1.2 खरब युआन से अधिक हो गई। संपूर्ण उद्योग श्रृंखला का आकार 10 खरब युआन से ज्यादा रहा और यह प्रतिवर्ष 6 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। सैटेलाइट प्लस चाय बागान, स्मार्ट कारखाने, नई चीनी शैली के चाय पेय और चाय पर्यटन एकीकरण जैसे नए व्यावसायिक तौर पर मॉडल तेजी से विकसित हो रहे हैं। उधर 12 फरवरी को कोलकाता में चीनी महावाणिज्य दूत शू वेई ने बिहार के नालंदा में 19वें ह्वेनसांग स्मृति वार्षिक दिवस में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के आयोजक नव नालंदा महाविहार के कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह, अलग अलग कॉलेजों के शिक्षकों और छात्रों के प्रतिनिधियों और भारत, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और श्रीलंका आदि देशों के भिक्षुओं समेत 300 लोग इसमें शामिल हुए। अपने भाषण में शू वेई ने कहा कि महान आचार्य ह्वेनसांग चीन भारत सांस्कृतिक आदान प्रदान के अग्रणी थे और उनकी महान भावना का आज के समय में और भी ज्यादा व्यावहारिक महत्व और सार्वभौमिक मूल्य है। ह्वेनसांग स्मृति वार्षिक दिवस चीन भारत के लोगों के बीच आदान प्रदान की निरंतरता और जीवंतता का एक गहरा प्रतीक है। कोलकाता में चीनी महावाणिज्य दूतावास भारत में हर तरह के दोस्तों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है ताकि दोनों देशों के बीच शैक्षणिक, सांस्कृतिक और युवा आदान प्रदान और सहयोग को गहरा किया जा सके, द्विपक्षीय संबंधों के ज्यादा स्वस्थ और स्थिर विकास में योगदान दिया जा सके। उधर बांग्लादेश लंबे समय से चीन को महत्वपूर्ण विकास भागीदार मानता है। आशा है कि दोनों देश सहयोग जारी रखेंगे और समान विकास करेंगे। बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने 14 फरवरी को राजधानी ढाका में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। बताया जाता है कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को राष्ट्रीय चुनावों का आयोजन हुआ। चुनाव आयोग द्वारा 13 फरवरी को जारी औपचारिक परिणाम के मुताबिक नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव में जीत हासिल की। पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के नई सरकार का प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद है। उधर 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 14 फरवरी को इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीकी संघ मुख्यालय में शुरू हुआ, जिसमें जल संसाधन प्रबंधन और क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया। अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ ने उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि जल संसाधन और स्वच्छता सुविधाएं लोगों की जिंदगी और आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मौजूदा उथल-पुथल का अफ्रीकी महाद्वीप पर काफी असर पड़ा है और बहुपक्षवाद एक मुश्किल परीक्षा का सामना कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए। शी जिनपिंग का लेख, चीन के वर्तमान आर्थिक कार्यों के प्रमुख लक्ष्य प्रकाशित होगा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से की मुलाकात और स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का 5वां रिहर्सल हुआ आयोजित। यह है चाइना रेडियो
इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आनाई की मशहूर रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी के पिछले अंक में हमने सुना था कि सांगन के जेवरों के बारे में उड़ी अफवाह के बाद अब सभी लोग जामगन गोनबो से सलाह लेते हैं। जामगन गोनबो लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि वे लोग सांगन के जेवरों के बारे में सोचना छोड़ दें। वहीं दूसरी तरफ गांव में सड़क निर्माण का कार्य जारी है, जिसमें डायनामाइट से होने वाले विस्फोटों से जंगली जानवर भयभीत और इंसान उत्तेजित हो रहे हैं। लेकिन लोगों को बार बार यही बताया जाता है कि समुदाय की तरफ से किया जाने वाला हर कार्य समृद्धि और खुशहाली के नए जीवन के आगमन का प्रमाण है। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। कहने की जरूरत नहीं कि इस टेलीफोन से गांव वालों को कभी कोई फायदा नहीं हुआ, तो भी आधुनिकता के प्रति उनके अंदर जो उत्साह था उसे कम करने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों के अंदर एक खास तरह का जोश था और वे लोग गाँव वालों के अंदर भी अपने इस जोश का इस तरह संचार कर रहे थे जैसे लगता था कि यह जो नई सड़क बन रही है वह वैसे ही है जैसे सूत से किसी सीढ़ी को पृथ्वी तक लटकाया जा रहा हो। इसका अर्थ यह कतई नहीं कि हर व्यक्ति सांस रोककर मोटर गाड़ियों के आने का इंतजार कर रहा था, या वह इस तरह के दिवा स्वप्न देखने में लगा था कि कैसे उन मोटर गाड़ियों में से किसी पर सवार होने का उन्हें जरूर मौका मिलेगा। बस दो लोगों की सोच थोड़ा अलग थी। गेला और एंबो को उन लोगों से बेहद चिढ़ हो रही थी जो पेट्रोलियम से सने व्यक्तिगत कल्पना लोक में डूबे हुए थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर इन दोनों ने गांव की चौहद्दी से बाहर जाकर दुनिया के अन्य हिस्सों का अनुभव नहीं किया होता तो शायद उनकी भी सोच वैसी ही होती जैसे गांव वालों की थी। अब ऐसे समय में इन दोनों की सोच में जो समानता दिखाई दे रही थी उसकी वजह से वे एक दूसरे के नजदीक आने लगे थे। कहा जाए तो उनके अंदर के निराशावाद ने उन दोनों के बीच काफी पहले से पल रही कटुता को गायब कर दिया था। अक्सर एंबो बड़बड़ाता रहता था, कारें, मोटर गाड़ियां, कैसी मोटर गाड़ियां? अगर भगवान एक सेकंड के लिए तुम्हारे ऊपर दया दिखाते हुए तुम्हें पंख लगा दे, तब भी बगैर परमिट के तुम कहीं जा ही नहीं सकते। एंबो के मुकाबले केला और भी जगहों के चक्कर लगा चुका था, इसलिए उसका गुस्सा उन अफसरों पर ज्यादा था जिन्हें यह तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि किस व्यक्ति को कहां तक जाने की इजाजत है। वह कहा करता, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इन मूर्ख जंगलियों को ऐसी क्या जरूरत है कि वे कभी यहाँ तो कभी वहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। उन्हें अपने गाँव से बाहर की कोई समझ तो है नहीं, फिर वे क्या देखने की उम्मीद करते हैं? मूर्ख जंगली। गेला और एंबो के अंदर यह जो भाव दिखाई देता था उसे गांव के अन्य लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके अंदर गजब का उत्साह और आशावाद कुलांचे भर रहा था। इन सब के बावजूद उनसे बहस करने के लिए कोई आगे नहीं आता था। बस प्रोडक्शन टीम का नेता केलसांग वांगडू उनसे बहस करता था। शी गांव के जीवन में उसकी कोई हैसियत नहीं थी और अब जबकि वह प्रोडक्शन टीम का नेता बन गया था तब भी लोग उसे बहुत तरजीह नहीं देते थे। उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कार्यदल का अध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन अब उसका स्थान जब मलेशिया के युवा नेता सुओपो ने ले लिया था। उसके अंदर लक्ष्य के प्रति फौलादी प्रतिबद्धता थी। उसके विचार निरंतर क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत रहते थे। गांव के जो अन्य नेता थे, मसलन प्रोडक्शन टीम के अध्यक्ष अथवा शाखा सचिव, उनके मुकाबले वह कम उम्र का था और तौर तरीके में भी अलग था। फिर भी व्यक्तिगत संबंधों के मामले में गांव वालों के साथ वह घनिष्ठ रूप से जुड़ नहीं सका था। जहाँ काम चल रहा था, सुओपो ने एक दिन केलसांग वांगडू को एक तरफ ले जाकर कहा, केलसांग, अगर गेला और एंबो लगातार अपनी बकवास जनता के बीच करते रहे तो वे लोग सड़क बनाने के उनके मनोबल को पूरी तरह ध्वस्त कर देंगे। उनको काबू पाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। केलसांग वांगडू ने उसकी बातों को खारिज करने के अंदाज में कहा, ओह, ये सब बेकार की बातें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उन दोनों में से किसी ने काम करने में ढिलाई नहीं बरती है। सुओपो चुप हो गया। इसके बाद वह एंबो के करीब गया जो उस समय चट्टान के एक बहुत बड़े टुकड़े को खिसकाने में लगा था। सुओपो ने उससे कहा कि वह वहीं खड़ा हो जाए। एंबो ने सुओपो की बात पर ध्यान दिए बगैर अपना काम जारी रखा और अपनी बाहों से उस चट्टान को ऊंचाई की तरफ भेजता रहा। एकदम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसने चट्टान को छोड़ दिया जो बड़ी तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगी। अपनी रफ्तार की चपेट में तमाम छोटे बड़े पौधों को लेते हुए यह बिल्कुल नीचे तक पहुंच गई, जहां काली मिट्टी का एक गड्ढा बन गया था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? सुओपो ने कहा, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। क्या वजह है कि तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर बोलते हो? एंबो ने अपने हाथ की धूल को झाड़ते हुए कहा, जरा उस चट्टान को देखो कि वह किस तरह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करते हुए आगे बढ़ रही है। जिसने भी इसे छुआ उसका अंत हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी को इस बात का श्रेय जाता है कि जल्द ही यहाँ मोटर गाड़ियाँ पहुँच जाएंगी। क्या तुम इस बात से नाखुश हो कि पार्टी तिब्बती लोगों के लिए समृद्धि का द्वार खोल रही है?
मैं खुश हूँ। मैंने अपने जीवन में आज तक एक बार मोटर कार देखी है, और वह भी उस समय जब मैं गेला की तलाश में निकला था। मैंने और भी कारें देखी होती, लेकिन उन लोगों ने मुझे इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि मेरे पास परमिट नहीं था। मुझे लगता है कि तुम हमारे इस नए समाज के प्रति बहुत असंतुष्ट हो। वे अगर अपनी बसें लेकर यहाँ आए और हमें उन जगहों पर ले जाएं जहाँ हम पहले नहीं जा सकते थे, तो जाहिर है कि यहाँ के सभी लोग बेहद खुशी महसूस करेंगे। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आलाई की रचना खोखला पहाड़ का पहला भाग। सब कुछ अस्त व्यस्त। इस बीच इस बातचीत में भाग लेने के लिए गेला भी कहीं से आ टपका। पहले तो उसने जोर जोर से ताली बजाई ताकि सभी लोग उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, और फिर उसने तेज आवाज में कहा, टिकट, यहाँ से टिकट ले लो, जेब से पैसे निकालो और जल्दी करो, टिकट मिल रहा है। उसके इस तमाशे से सभी मजदूर हंसने लगे। हालांकि किसी को इस बात का तनिक भी आभास नहीं हुआ कि गेला किस व्यक्ति की नकल उतार रहा था। गेला और धमाकेदार ढंग से अपनी बात कहने लगा था। उसके चेहरे पर एक उद्दंड भद्रता का भाव दिखाई दे रहा था। हंसो, खूब हंसो, ऐसा ही करना चाहिए। अपने दांत दिखाओ मूर्ख जंगली लोगों। तुम लोगों को बस में बैठना है या नहीं? अगर हाँ तो पैसे निकालो, बस 5 माओ। और हाँ, तुम्हारे पास आईडी, परमिट, यह सब होना चाहिए अगर बाहर जाना है। जल्दी जल्दी अपने ये कागजात मुझे दिखाओ। क्या कहा? तुम्हारे पास कोई दस्तावेज नहीं है? अरे भाई, कोई है जो इस बदमाश को गिरफ्तार करे? उसका यह अभिनय देखकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। गेला और एंगो भी उस हंसी में शामिल हो गए। केवल सुओपो चुप रहा, और तब गेला उसकी ओर मुखातिब होते हुए बोला, प्लाटून लीडर गेला रिपोर्टिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इस खुशी में आइए और आप भी शामिल हो जाइए। मजदूरों की हंसी और भी तेज हो गई। थोड़ी देर बाद जब लोगों की हंसी रुकी और वे शांत हो गए, तो उन बातों पर गंभीरता से सोचने लगे जो गेला ने कही थी। उन्हें उस यथार्थ का भी एहसास होने लगा। पहला यथार्थ तो यह था कि इस गांव में बसों का आगमन होगा, यह तो पक्का था। लेकिन दूसरा यथार्थ भी उतना ही सही था कि न तो उन लोगों के पास पैसे थे और न कहीं जाने का परमिट। सूरज पहाड़ की दूसरी ओर जिधर नई सड़क के लिए धमाकों का सिलसिला चल रहा था, अब डूबने लगा था। गांव के लोगों ने हाल के विस्फोट की वजह से चारों तरफ फैले चट्टान के टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा कर दिया था और अपना काम समाप्त कर सभी घर जाने की तैयारियों में थे। जिस समय वे काम वाली साइड से जाने ही वाले थे कि सड़क निर्माण दस्ते ने बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच दरारों में कुछ विस्फोटकों को रखा। एक सुरक्षित दूरी पर बैठकर गांव वाले यह देखने लगे कि कब उन विस्फोटकों में आग लगाई जा रही है। थोड़ी ही देर में प्रमुख मजदूर ने, जो उनका मेट था, सीटी बजाई और फिर सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ ही सेकंड बाद भयानक विस्फोट हुआ और धुएं तथा गर्द का एक गुबार आसमान की ओर बढ़ चला। एक बार फिर चारों तरफ पत्थर के टुकड़े बिखर गए थे। गांव वालों ने दिन भर की मेहनत के जरिए जिस सड़क को साफ किया था, वही सड़क अब फिर पत्थरों के टुकड़ों से भर गई थी। विस्फोट के बाद फैली खामोशी को तोड़ते हुए सुओपो ने बड़े आधिकारिक अंदाज में कहा, यही ताकत है हमारे नए समाज की। दरअसल वहाँ जो लोग भी मौजूद थे, वे पहले से ही नए समाज की ताकत से परिचित थे, क्योंकि सड़क निर्माण का काम शुरू होने से काफी पहले ही नया समाज ची गांव में अवतरित हो चुका था। एंगो ने सुओपो के कंधे पर अपने हाथ से थपकी दी और सुओपो इस ताकतवर आदमी की मुद्रा से थोड़ा हिल गया। वह थोड़ा झेप भी गया। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि एंगो की थपकी को वह झेल सके। एंगो हंसने लगा और उसने कहा, दोस्त, बहुत परेशान मत हो, जल्द ही समय तुम्हें मजबूत बना देगा। सुओपो को बहुत गुस्सा आया और उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम असल में अतीत में जी रहे हो और प्रगति का विरोध कर रहे हो। मेरे अतीत में जीने से किसी पर क्या फर्क पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर बस यहाँ आ जाती है तो भी मैं तो यहाँ से बाहर कहीं नहीं जा सकूंगा। लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम तो बस प्रगति का राग अलापते रहोगे और आगे बढ़ने का दावा करते रहोगे। ऐसा है कि नहीं? अच्छा, बसों की बात भूल जाओ, लेकिन एक बात तो तय है कि भविष्य में। एंगो की बात को बीच में ही लपकते हुए गेला ने कहा, वे तुम्हें पेचिंग ले जाने के लिए हवाई जहाज भेजेंगे। सुओपो ने गुस्से से गेला की तरफ देखा और चीख पड़ा, तुम कमीने। सुओपो को चिढ़ाने के अंदाज में गेला ने कहा, यह तो बड़ी पुरानी खबर है, क्या तुम फिर से उसी पन्ने को खोलना चाहते हो? सुओपो को पता था कि इस बदमाश से उलझने से उसकी ये इज्जत मिट्टी में मिलेगी, लिहाजा वह एक बार फिर एंगो की ओर मुखातिब हुआ और बोला, इस बेहुदे लड़के के साथ साठ-गांठ करके तुम्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। एंगो की आंखें बंद थी। उसने आंखें हल्के झटकाई, गोया में सुओपो की ओर देखना चाह रहा हो, लेकिन फिर आंख बंद करने से पहले उसने अर्धखुली आंखों से सुओपो की ओर देखा। दरअसल वह यह जताना चाह रहा था कि सुओपो की बातों का उसके लिए कोई अर्थ नहीं है। गांव के लोग अब अपने अपने घरों की ओर रवाना होने के लिए उठ खड़े हुए। गेला पहले की ही तरह अपनी खुशी जाहिर करते हुए गांव वालों के आगे आगे दौड़ने लगा। उसने अपनी दोनों बाहें फैला रखी थी और दौड़ते हुए कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ किसी चिड़िया की तरह चक्कर लगा रहा था। हरी घास पर चक्कर लगाते हुए वह अपने मुंह से हवाई जहाज की आवाज निकालने की नकल कर रहा था। हवाई जहाज यहाँ आ गया है, जिसे पेचिंग जाना हो आ जाए। गांव वालों के बीच से कुछ लोगों ने हंसते हुए कहा, सचमुच यह लड़का बहुत बदमाश है। यह हवाई जहाज की आवाज कतई नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूखा भेड़िया गुर्रा रहा हो।
क्यों भाई? एक दूसरे ने गेला पर टिप्पणी करते हुए कहा। मूर्ख, तुमने तो बीच में सांस ले ली। हवाई जहाज रुकने से पहले तुम्हारी तरह बीच में सांस नहीं लेता। उस व्यक्ति को बस इतना ही पता था कि हवाई जहाज रुकने से पहले सांस नहीं लेते, क्योंकि ची गांव के लोग अपने ऊपर से एक हवाई जहाज को जाते हुए रोज देखते थे। दोपहर के आसपास अगर आसमान साफ होता तो गांव के लोग देखते कि काफी ऊपर अपने चपटे डैनों को फैलाए हुए एक हवाई जहाज गुजरता था, जो देखने में ऐसा लगता था जैसे एकदम स्थिर खड़ा हो। यह इतना बड़ा होता था कि किसी चील पक्षी से कम 5-6 गुना ज्यादा बड़ा लगता था। यह जब आसमान को चीरता हुआ गुजरता था तो इससे पड़ती हुई सूरज की रोशनी चांदी की तरह चमक उठती थी। सड़क निर्माण के लिए तय तारीख बार बार खिसकाई गई। शुरू में तय हुआ था कि इसे अक्टूबर में राष्ट्रीय दिवस तक तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन इसे नवंबर तक के लिए और फिर दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया, जब जमीन से लेकर आसमान तक बर्फ जमी हुई थी। आखिरकार इसके बाद वाले वर्ष में वसंत आने से कुछ ही पहले काम समेटा गया। सड़क का काम पूरा होने से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, जो पहले से ही चीनी नववर्ष के आगमन के इंतजार में उत्सव के माहौल में था। उधर चौक में 4-4, 5-5 लोगों ने मिलकर अलग अलग ग्रुप बनाए। एक परिवार दूसरे परिवार से पूछ रहा था कि क्या वह भी अनाज से शराब बनाएगा। जाहिर सी बात है कि चोरी छिपे, क्योंकि गांव में अनाज की कमी चल रही थी और शराब बनाने को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक दूसरे ग्रुप में इस बात पर बहस चल रही थी कि लामा को घर पर बुलाया जाए या नहीं, ताकि वह कुछ मंत्र आदि का जाप कर दुर्भाग्य को घर से भगा दे। भले ही साल खत्म होने को है, हम सब लोगों को पता है कि हम अब एक नए समाज में रह रहे हैं और हमें इन सामंती अंधविश्वासों से मुक्त होना चाहिए। लेकिन नए साल के लिए अगर थोड़ा बहुत ऐसा कर लेते हैं तो क्या हर्ज है। जो जमाना चल रहा था उसमें पाबंदी लगी चीजों के बारे में कुछ करने की बात तो दूर, उसको खाना भी गाँव वालों के बीच गजब की उत्तेजना पैदा कर देता था। सर्दियों का सूरज इस उत्तेजना को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हो रहा था। यह वैसी ही उत्तेजना थी जैसी किसी अवैध संबंध के रोमांच से पैदा होती है। चौक में इकट्ठे लोग एक समूह से दूसरे समूह तक जाते, एक दूसरे के कानों में धीरे से कुछ कहते, कुछ जानकारियों का आदान प्रदान करते, और इन सब हरकतों का मकसद केवल यही था कि इस नए साल को और दिनों के मुकाबले कैसे थोड़ा मजेदार बनाया जाए। वे बस इतना चाहते थे कि छुट्टियों का यह उत्सव कुछ रंग लाए। अब वह रंग भौतिक हो या आध्यात्मिक, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बीच चौक के दूसरे सिरे पर गेला और सांगन का दरवाजा बंद दिखाई दे रहा था, जो तो आमतौर पर दिन के समय खुला रहता था। काफी दिनों से लोगों ने सांगन की मूर्खतापूर्ण मुस्कान के भी दर्शन ही किए थे। वह लगातार अपने मकान के अंदर ही बंद रही। ऐसा लगता था कि ठंड से बचने के लिए वह बाहर नहीं निकल रही है। कभी कभार उसकी आंखों में एक भय की परछाई तैर जाती थी। वह गेला को भी अपनी ओर नहीं देखने देती थी। जब भी उसने गौर किया कि उसका बेटा उसकी आंखों की ओर देख रहा है तो वह गुस्से से बोल पड़ती, बेटे मेरी तरफ मत देखो, मैं बीमार हूँ। इसके बाद गेला अपना सिर झुका लेता और कभी कभार अपनी निगाहें अंगीठी में जल रही आंख पर टिका देता। जैसे ही गेला ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, एक बार फिर सांगन की कमजोर आवाज उसके कानों में पहुंची, मेरा इंतजार मत करो, मैं बीमार हूँ। आज तुम्हें अपने खाने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। मैं बाहर नहीं जा सकती। यह नए साल का समय है, इसलिए गाँव में खाने की बहुत चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना कोकला पहाड़ का पहला भाग, जिसका नाम है सब कुछ अस्त व्यस्त। गेला आगे बढ़ा, लेकिन दरवाजे की ओर नहीं। उसने फर्श से ऐसे ही कोई चीज उठा ली और उसका तकिया बनाकर लेट गया, और लेटे लेटे ही अंगीठी में काट रही लौ की ओर देखता रहा। उसे थोड़ा चक्कर भी आ रहा था, और निश्चित तौर पर ऐसा भूख की वजह से हो रहा था। वैसे गेला का मानना था कि उसे भूख नहीं लगी है, वरना वह बाहर चला जाता तो प्रोडक्शन टीम द्वारा लोगों को बांटे गए खाने में से कुछ न कुछ हासिल कर लेता। वैसे गेला और सांगन के सारा दिन घर में बंद रहने की वजह बाहर का वह खुशनुमा वातावरण था, जो नए साल के आगमन की तैयारी में उत्सव जैसा हो गया था। जैसे जैसे नया साल करीब आ रहा था, इस उत्सव में वृद्धि होती जा रही थी। लेकिन इन दोनों अछूतों के लिए नया साल खास तौर पर बहुत अकेलेपन का एहसास कराता। गेला अभी भी कुछ सोचता हुआ लेटा रहा, लेकिन उसे अपनी माँ की गहरी सांसें सुनाई दे रही थी। उसने एक बार फिर आवाज दी, माँ। सांगन ने जवाब दिया। अचानक गेला ने एक सवाल कर दिया, माँ मेरे दादाजी कैसे लगते थे? सांगन का सारा शरीर तन गया, लेकिन गेला उसी तरह फर्श पर पैर मोड़े लेटा रहा। गेला को खुद भी आश्चर्य हो रहा था कि उसने इस तरह का सवाल क्यों किया, जबकि उसकी माँ ने ऐसे सवाल करने से उसे मना किया था। बहुत छोटी उम्र से ही उसे यह आभास हो गया था कि उसे अपनी माँ से इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए, और उसे यह भी पता था कि अगर उसने ऐसे सवाल कर भी दिए तो भी उनका जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अचानक उसके मुंह से यह सवाल निकल गया। थोड़ा चुप रहने के बाद उसने फिर पूछा, माँ लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास जेवरों से भरा एक थैला है, क्या यह सच है? सांगन अभी भी चुप रही, लेकिन अब वह खड़ी हो गई। धीरे धीरे गेला के पास आकर वह उसके बगल में बैठ गई। तकिए जैसी चीज पर से उसके सिर को उठाकर अपनी जांघों पर रख लिया और उसके उलझे हुए बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करने लगी। गेला की भी तंद्रा थोड़ी देर के लिए टूट गई और उसने अपने शरीर को पूरी तरह छोड़ दिया। उसकी माँ ने झुककर उसे चूम लिया।
उसने माँ के अंदर एक अजीब ताजगी और गर्माहट का एहसास किया। उसने अपने गालों पर माँ के होठों को महसूस किया और फिर माँ की आंखों से बह रहे आंसू उसके गालों पर पड़ने लगे। बेटे, मेरे बेटे। उसने माँ की सुबकियां सुनी। वह खामोश रहा और उसने भी महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। उसके आंसू बगैर किसी आवाज के फर्श पर लुढ़क पड़े। ठीक इसी समय दरवाजा खुलने की आहट हुई। अचानक कोई आगंतुक कमरे में प्रवेश करने लगा था और उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। गेला को पता था कि यह और कोई नहीं, उसका एकमात्र दोस्त बनी है। गेला ने माँ की पकड़ से खुद को छुड़ाया और दोस्त के स्वागत के लिए सीधा बैठ गया। आओ बनी, अच्छा है कि तुम आ गए। पिछले 1 वर्ष के दौरान बनी अब लंबा हो गया है, लेकिन उसके माथे पर केंचुए जैसी दिखाई देने वाली नीली नसें अभी भी त्वचा के अंदर से चमकती नजर आती थी। आवाज भी उसकी पहले जैसी ही पतली और मुलायम थी। बड़े भाई, बाहर तो बर्फ गिर रही है। गेला ने दरवाजे की बाहर झांक कर देखा। सचमुच आकाश का रंग काला हो गया था और बादलों से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हवा में नाचते हुए जमीन की तरफ आ रहे थे। उसने जब दोबारा आवाज निकाली तो इस बार वह बड़ों जैसी आवाज थी और उसने आदेश दिया, फौरन दरवाजा बंद करो बनी। बर्फ के बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हवा भी तो बहुत अजीब ढंग से बह रही है। बनी ने दरवाजा बंद किया और गेला के साथ ही फर्श पर बैठ गया। उसने फिर गेला से पूछा, भैया तुम आजकल बाहर खेलने क्यों नहीं आ रहे हो? तो दोस्तों, यह था हमारा आज का चीनी कहानी कार्यक्रम। आज आए मशहूर रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। अगले अंक में भी हमारी यह कहानी जारी रहेगी। तो अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात इस कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीना भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय श्री यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं श्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अपनी कहानी में सुना कि दानव ऐसा जादू नहीं जानता था। वैसे देखकर बहुत खुश हो गया और जब ड्रैगन ने पूछा कि क्या मैं इसे और भी ऊंचाई तक भर दूं, तो उसने हाँ कह दिया। पात्र उठाकर ड्रैगन मदिरा ढालता ही रहा और मदिरा भी बिना छल के 13 तल्ले वाले मंदिर की ऊंचाई तक जा पहुंची। दानव उस सारी मदिरा को मुंह फाड़ कर निकल गया। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। फिर उसने मृत युवती को अपने पास खींचकर एक ही ग्रास में चबा लिया। फिर दानव ने पूछा, तुम्हें गाना आता है? ड्रैगन ने जवाब दिया, जी थोड़ा बहुत। उसने एक छोटा सा गीत गा दिया और फिर उस दानव को एक और चषक थमा दिया। दानव ने पूछा, तुम्हें नृत्य करना आता है? उसने जवाब दिया, जी कुछ कुछ आता तो है, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं नाच सकती। दानव ने अपना नवाबा उतारकर एक ओर फेंक दिया और कमर पर बंधी तलवार निकालकर म्यान से बाहर खींची और उसे ड्रैगन को दे दिया। ड्रैगन ने मेज के सामने ही तलवार नृत्य करना शुरू कर दिया। दानव आंखें फाड़े फाड़े उसे देखता रहा। तभी अचानक ड्रैगन ने नाच रोककर उसके मुंह पर तलवार का वार कर दिया। दानव एक ओर हटकर बाल बचा गया और दीपा भार सहित करीब 1 मन से भी ज्यादा भारी लोह दीप उठाकर उसी पर तलवार के वार झेलने लग गया। दोनों लड़ते लड़ते रजत शांति महाकक्ष से बाहर निकल आए। ड्रैगन अपना असली रूप धारण कर एक मेघ पर सवार हो संग्राम करते रहने के लिए आकाश के बीचों बीच चला गया। सचमुच बहुत ही घनघोर युद्ध था। मेघों के बीच संग्राम के 8-9 चक्र चलते रहने के बाद भी बूढ़े दानव पहले के समान ही प्रबल सिद्ध हो रहा था। युवा ड्रैगन क्लांत हो जाने के कारण ठीक से लड़ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अपना खंग दानव पर फेंक दिया। नरभक्षी दानव ने एक जादुई छल कर खंग पकड़ लिया और फिर वह असहाय ड्रैगन पर झपट पड़ा। दानव ने वह दीप स्तंभ ड्रैगन पर दे मारा, जिससे उसका पांव घायल हो गया। ड्रैगन ने अपना मेघ जमीन पर उतार लिया और प्रासाद के चारों ओर बनी खाई में कूद गया। खाई ने उससे उसकी जान बचा ली। दानव उसे खोज नहीं पाया। खंग और दीपाधार थामे वह रजत शांति प्रासाद में लौट आया। वहाँ वह फिर मदिरा पीते पीते सो गया। ड्रैगन करीब 1 घंटे तक खाई के तले में ही छिपा बैठा रहा। तब तक चारों ओर सन्नाटा हो चुका था। पांव की पीड़ा की वजह से दांत भींचता हुआ वह पानी से बाहर निकल आया और एक काले मेघ पर सवार होकर पाठशाला में वापस जा पहुंचा। वहाँ उसने दोबारा घोड़े का रूप धर लिया और एक बार फिर वह नाव पर झुक गया। बेचारा पशु पसीने से भीग रहा था और उसकी टांग में घाव हो गया था। वहीं दूसरी ओर भिक्षु रेतात्मा को दानव से युद्ध में लगाकर खुद भाग निकलने के बाद वह घास में ही छिपा बैठा रहा। उसने वहीं पर अपनी शूकरशाला बना ली और आधी रात होने तक उसी में पड़ा सोता रहा। नींद टूटने पर वह पहले तो समझ ही नहीं पाया था कि वह कहाँ था। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली, खुद को व्यवस्थित किया और कान लगाकर सुनने लग गया। वह जंगल लदे पर्वतों पर न तो कोई कुत्ता भौंक रहा था, न ही मुर्गा बांग दे रहा था। आकाश के तारों की स्थिति से यह अनुमान उसने लगा लिया कि अब लगभग आधी रात का समय हो चुका है। वह सोचने लगा, अब मुझे जाकर भिक्षु रेतात्मा की
मदद करनी चाहिए। यह बात बिल्कुल ठीक है कि एक धागे से रस्सी नहीं बनती और न एक हाथ से ताली बजती है। नहीं, मुझे नगर में जाकर गुरुदेव से मिलकर राजा को सारी बात बता देनी चाहिए। राजा के पास से मुझे कुछ वीर सैनिक भी मिल पाएंगे जो भिक्षु रेतात्मा की मदद कर देंगे। वह मंदबुद्धि अपने मेघ पर जा चढ़ा और यथासंभव शीघ्र ही नगर में पहुंच गया। पल भर बाद ही वह पाठशाला में जा पहुंचा। रात्रि नीरव निस्तब्ध शांत और ज्योत्सना स्नात थी। पाठशाला के दोनों पार्श्वों में उसे अपने गुरुदेव कहीं नहीं मिले। वहाँ तो केवल सफेद अश्व ही लेटा हुआ था। उसकी देह पसीने से लथपथ हो रही थी और उसकी पिछली टांग पर एक कश्तरी के आकार का हरा सा घाव हो रहा था। आतंकित छूकर सोचने लगा, ये तो बहुत मुसीबत आ पड़ी है। यह अभागा पसीने से लथपथ क्यों हो रहा है और इसकी टांग पर यह घाव कहाँ से हो गया? यह तो कहीं आया गया भी नहीं है। जरूर ही कुछ दुष्ट गुरुदेव को उठा ले गए होंगे और घोड़े को भी घायल उन्होंने ही कर दिया होगा। शुकर को देखते ही घोड़े ने आवाज लगाई, बड़े भाई! आतंक में भरा शुकर संकट बना वहीं धरती पर ढेर हो गया। फिर वह उठकर वहाँ से भागने ही वाला था कि घोड़े ने अपने दांतों से उसके कपड़ों का एक छोर खींचकर उससे कहा, भाई मुझसे डरो मत। थर कांपते हुए शुकर ने पूछा, तुम आज अचानक बोलने कैसे लग गए? जरूर ही कोई ऐसी भयानक बात हो गई है जिस वजह से तुम्हें बोलने की जरूरत आ पड़ी है। घोड़े ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि हमारे गुरुदेव पर एक बहुत ही भीषण संकट आ पड़ा है? शुकर ने जवाब दिया, नहीं तो। घोड़ा बोला, आपको पता हो नहीं सकता। जब आप रेतात्मा राजा के सामने अपने डिंगे हाथ रहे थे उस समय तक तो आपका विचार था कि आप उस दानव को पकड़ लेंगे और उसी वजह से आपको पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन आपने तो सोचा ही नहीं कि वह दानव आपसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली सिद्ध होगा। अभी जिस तरह बिना गुरुदेव का कोई समाचार जाने ही आप वापस लौट आए हैं, उसके लिए आपको लज्जित महसूस करना चाहिए। वह दानव एक रूपवान विद्वान का रूप धारण कर राजप्रासाद में पहुंचा था और उसने खुद को राजा का जमाता मनवा भी लिया था। उसने हमारे गुरुदेव को एक बाग में बदल दिया और उन्हें राज्य अधिकारियों द्वारा बंदी बनाकर एक पिंजरे में बंद कर दरबारी भेंट कक्ष में रख दिया गया है। यह समाचार सुनकर मेरा हृदय तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। आप दोनों को यहाँ से गए 2 दिन बीत चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि संभव है आपको मार डाला गया होगा। इसलिए मैंने अपना ड्रैगन का रूप धारण कर गुरुदेव के उद्धार की कोशिश की। राज दरबार पहुँचने पर मुझे गुरुदेव कहीं नहीं मिले। मैंने दानव को रजत शांति महाकक्ष के बाहर खड़ा देखा। उसे छलने के लिए मैं एक प्रासाद सुंदरी बन गया। उसने मुझसे एक अंग नृत्य करवाया। उसको अपने प्रतीक शुद्ध कर लेने के बाद मैंने उस पर एक वार किया। वह वार बचा गया और एक विराट दीप स्तंभ दोनों हाथों में उठाकर उसने जल्दी ही मुझे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। मैंने उस पर तलवार फेंकी पर उसने उसे बीच में ही लपक लिया और दीप स्तंभ से मेरी पिछली टांग पर चोट पहुंचा दी। मैंने प्रासाद से बाहर वाली खाई में छिपकर अपनी जान बचाई। वह दीप स्तंभ जाने कहाँ गिरा था, वहाँ यह घाव हो गया है। शुकर ने पूछा, क्या यह सब सच है? ड्रैगन ने जवाब दिया, कृपया यह मत सोचिए कि मैं ये सारी बातें आपको मूर्ख बनाने के लिए कह रहा हूँ। शुकर कहने लगा, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम यहाँ से कहीं और जा सकते हो? ड्रैगन बोला, जा तो सकता हूँ, लेकिन उसे क्या फायदा होगा? शुकर कहने लगा, अगर जा सकते हो तो तुम सागर में वापस चले जाओ। मैं भी सारा सामान लेकर काऊ ग्राम चला जाऊंगा और फिर से विवाहित जीवन बिताने लगूंगा। उसका ऐसा जवाब सुनकर ड्रैगन ने शुकर का कपड़ा दांतों से और भी कसकर भींच लिया और उसको छोड़ा नहीं। आंखों से आंसू बहाता वह कह रहा था, बड़े भाई आप कृपया चले मत जाइए। शुकर ने कहा, अब हार स्वीकार करके लौट जाने के अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ? भिक्षु रेतात्मा को उसने बंदी बना लिया है और मैं उस दानव को हराने में असमर्थ हूँ। अब सबसे अलग हो जाने के अलावा मेरे पास और क्या उपाय बचा है? जब शुकर ने कहा कि वह कुछ भी करने में असमर्थ है तो जवाब देने से पहले ड्रैगन ने कुछ पल सोचा। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बहे जा रहे थे। वह बोला, भाई अलग चले जाने की बात ही मत कीजिए। दीप का उद्धार करने के लिए आपको केवल किसी को यहाँ बुलाकर लेकर आना पड़ेगा। शुकर ने पूछा, वह कौन है? ड्रैगन ने कहा, आप अपने मेघ को यथासंभव शीघ्र पुस्तक पर पर्वत ले जाइए और हमारे बड़े भाई वानर को यहाँ आने का आदेश दे दीजिए। दानवों को हराने की अपनी प्रचंड शक्ति द्वारा ये गुरुदेव का उद्धार करने और आपकी और मेरी इस पराजय का बदला लेने में जरूर सफल हो जाएंगे। शुकर बोला, क्या इस काम के लिए हम किसी और से नहीं कह सकते? श्वेत व्याघ्रकूट पर श्वेत अस्थि आत्मा का वध करने के बाद से मेरे और उसके रिश्ते बिगड़ गए हैं। गुरुदेव को संकर्षण पट मंत्र का पाठ करने के लिए उत्तेजित करने के लिए वह मुझसे बहुत ही नाखुश हो गया है। मैं तो उसके साथ केवल मजाक कर रहा था। मुझे क्या पता था कि वह बूढ़ा भिक्षु सच में उस मंत्र का पाठ कर वानर को भगा देगा। भगवान जाने वह मुझसे कितना ज्यादा नाराज हो रखा है। वह मेरे साथ बिल्कुल नहीं आएगा। मैं उससे बातों में कभी जीत नहीं पाऊंगा और अगर उसने अशिष्टता कर अपने उस लोहदंड के 2-3 वार मुझ पर कर दिए तो मैं तो मर ही जाऊंगा। ड्रैगन बोला, वे आप पर बिल्कुल वार नहीं करेंगे। ये तो बहुत दयावान और शिष्ट वानरराज हैं। उनसे मिलने पर आप उन्हें यह मत बताइएगा कि गुरुदेव संकट में है। आप तो उनसे केवल यही कहिएगा कि गुरुदेव को आपकी कमी खल रही है। आप उन्हें कुचलाकर एक बार यहाँ ले आइए और वे यहाँ की सारी परिस्थिति देख ले तो बहुत संभव है कि वे नाराज नहीं होंगे। वे जरूर उस दानव के साथ युद्ध करना चाहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वे दानव को पकड़कर गुरुदेव का उद्धार जरूर कर लेंगे। शुकर ने कहा, ठीक है ठीक है, जब तुम इस बात पर इतना अड़ ही गए हो तो मुझे जाना ही पड़ेगा। नहीं तो लोग कहेंगे कि मैं गुरुदेव और अपने कर्तव्य के प्रति असावधान हो गया हूँ। अगर वह वानर यहाँ आने पर मान गया तो मैं उसके साथ ही लौट आऊंगा, लेकिन अगर वह नहीं आया तो फिर तुम मेरी अपेक्षा मत करना, मैं भी वापस नहीं लौटूंगा।
ड्रैगन बोला, आप जाए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वे जरूर आ जाएंगे। मंद बुद्धि शूकर ने अपना पांता उठाया, कपड़े ठीक किए और अपने मेघ पर चढ़कर पूर्व दिशा में चल पड़ा। अभी सांतान के भाग्य में जिंदा रहना बाकी था। हवा शूकर के पीछे की ओर से बह रही थी, इसलिए वह अपने कानों से पाल का काम लेता हुआ कुछ ही समय में पूर्वी महासागर पहुंच गया। वहां उसने अपना मेघ नीचे उतार दिया। वह लक्ष्य ही नहीं कर पाया था कि पुष्पकल पर्वत पर जब वह अपने रास्ते पर चला जा रहा था तभी सूर्योदय हो गया था। चलते चलते हठात उसने कुछ आवाजें सुनी। सावधानी पूर्वक इधर उधर देखने पर उसने पाया कि एक गर्त में दानवों के झुंडों के बीच वानर राज बैठा हुआ था। वह एक ऊंची शिला पर बैठा था। उसके सामने करीब 1200 पंक्तिबद्ध खड़े वानर नारा लगा रहे थे, सम्राट महान मनीषी थे, जीरे हो। शूकर ने सोचा, इसके तो बड़े ठाठ हो रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि यह भिक्षु बने रहने की अपेक्षा अपने घर लौटाना चाहता था। यहाँ तो सच में सब कुछ बहुत अच्छा है। इतनी बड़ी जगह और ये सारे छोटे बड़े वानर इसके इशारे पर ही चलते लग रहे हैं। यदि ऐसा एक पर्वत मेरे पास भी होता तो मैं बिल्कुल कभी भिक्षु न बना होता। लेकिन अब यहाँ आ जाने पर मैं क्या करूँ? करूँ भी तो क्या करूँ? चलो पहले जाकर इसे मिल लेना ही सही होगा। लेकिन ज्यादा संभ्रमित हो जाने के कारण उसे निर्भीकता पूर्वक वानर के सामने चले जाने की हिम्मत ही न हो सकी। वह एक घास भरी चट्टान का चक्कर लगाकर उन 1200 वानरों के बीच जा घुसा और उसके साथ साथ वह भी वानर को प्रणाम करने लग गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तेज नजर वाले वानर राज को अपने ऊंचे सिंहासन से भी यह दिख जाएगा कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि शूकर है, और वह कह उठेगा, तुम लोगों के बीच एक विदेशी घुस आया है और वह ढंग से प्रणाम नहीं कर रहा है। वह कहाँ से आया है, उसे यहाँ ले आओ। उसकी बात खत्म होने से पहले ही कुछ छोटे वानरों ने शूकर को घेर लिया, उसको आगे धकेलते हुए जमीन पर गिरा दिया। वानर ने पूछा, विदेशी तुम कहाँ से आए हो? शूकर ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, अगर मुझे आज्ञा दे तो मैं कहूँ कि मैं कोई विदेशी नहीं, तुम्हारा पुराना मित्र हूँ। महान मनीषी बोला, मेरे वानर दल के सारे सदस्य एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन तुम्हारे मूर्खता जड़े चेहरे को देखकर तो लगता है कि तुम किसी अन्य जगह से दुष्ट दानव हो। बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं। विदेशी होते हुए भी अगर तुम मेरी सेना में शामिल होना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपने संबंध में सारा विवरण देना पड़ेगा। पहले तो तुम अपना नाम बताओ जिसे हम अपनी पंजिका में लिख सके। लेकिन अगर मैंने तुम्हें अपनी सेवा में लेना स्वीकार ही नहीं किया तो तुम्हें इस तरह पागलों की तरह प्रणाम करते चले जाने की जरूरत ही नहीं होगी। फिर नीचा झुकाए रखकर शूकर ने अपना मुंह हाथों से ढक लिया और कहा, मुझे दुख है कि मेरा मुंह बहुत विभत्स और मूर्खों जैसा है, लेकिन आप और मैं कई सालों तक परस्पर भाई रहे हैं। अब आप मुझे न पहचानने का नाटक कर मुझे विदेशी नहीं बता सकते। वानर बोला, अपना सिर ऊंचा करो। मंद बुद्धि ने सिर उठाते हुए कहा, लो देख लो, भले ही तुम मेरा पूरा शरीर न भी पहचान पाओ, फिर भी तुम्हें मेरे चेहरे का तो याद होना ही चाहिए। अब वानर मुस्कुराते हुए बोला, अरे शूकर। यह सुनते ही शूकर उछल पड़ा और यह सोचकर कि पहचान लिए जाने पर अब वह वानर को आसानी से अपने साथ ले जा सकेगा, वह कहने लग गया, हाँ मैं शूकर ही हूँ। वानर ने पूछा, खान भिक्षु के साथ धर्म ग्रंथ लाने के लिए न जाकर तुम यहाँ क्यों चले आए हो? या तुमने भी गुरुदेव को नाखुश कर दिया और अब उन्होंने तुमको भी अपनी सेवा से हटा दिया है? दिखाओ तुम्हारा सेवा निवृत्ति पत्र मुझे दिखाओ। शूकर ने जवाब दिया, जी नहीं, न तो मैंने गुरुदेव को नाखुश किया है और न उन्होंने मुझे कोई सेवा निवृत्ति पत्र देकर अपनी सेवा से हटाया है। वानर ने पूछा, तब फिर तुम यहाँ क्यों चले आए हो? शूकर ने जवाब दिया, गुरुदेव को आपकी कमी बहुत खलती रहती है, इसलिए उन्होंने ही मुझे आपको वापस बुला लाने के लिए यहाँ भिजवाया है। वानर बोला, न तो उन्होंने मुझे वापस बुलवाया है और न ही उन्हें मेरी कमी खल रही है। उन्होंने तो स्वर्ग के देवताओं की शपथ ली थी और मुझे सेवा च्युत कर देने के बारे में पत्र भी लिख कर दे दिया था, इसलिए अब उन्हें मेरी कमी खल नहीं सकती और न ही उन्होंने तुमको मुझे वापस ले जाने के लिए यहाँ इतनी दूर भेजा है। मेरे लिए भी अब वापस लौटना ठीक नहीं होगा। हताश होकर शूकर झूठ बोलने लगा और कहने लगा, विश्वास करो, वे तुम्हारी कमी महसूस कर रहे हैं, सचमुच महसूस कर रहे हैं तुम्हारी कमी। वानर ने पूछा, क्यों, किस लिए? एक दिन उन्होंने रास्ते पर चलते चलते शिष्य कहकर आवाज दी, मैं वह सुन नहीं पाया और भिक्षु रेतात्मा तो बहरा है ही। बस गुरुदेव को तुम्हारी याद सताने लग गई। वे कहने लगे कि हम दोनों से उन्हें घोर निराशा होती है। फिर वे तुम्हें याद करते हुए कहने लग गए कि तुम बहुत बुद्धिमान और चतुर थे, जो एक बार बुलाए जाने पर तुरंत ही जवाब दे देते थे। इस घटना से उन्हें तुम्हारी कमी इतनी ज्यादा खलने लग गई कि उन्होंने तुमको वापस बुला लाने के लिए मुझे विशेष रूप से यहाँ भिजवा दिया। अब तुम जरूर लौट चलो, कृपया लौट चलो, तुम ही उन्हें निराश होने और मुझे एक लंबी निरर्थक यात्रा से बचा सकते हो। वानर ने शिला से नीचे कूदकर शूकर को ऊपर उठा लिया और कहा, प्यारे भाई, तुम्हारा इतनी दूर चलकर आना तुम्हारी सज्जनता का ही प्रमाण है। क्या तुम मेरे साथ चलकर यहाँ का निरीक्षण नहीं करोगे? तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।
CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com। दोस्तों, आज 15 फरवरी 2026 है और ये अभी आपने सुना शाम का CRI हिंदी का प्रोग्राम जो 6:30 से 7:30 9,450 किलोहर्ट्ज पर होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।